तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मान्य एस टी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संबद्ध 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। दोस्तों विद्यालय में मिड डे मील योजना का कार्यक्रम ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है और इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है और इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा संयोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस ना हो। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो सकता है वो ऑप्शन सेकंड हो सकता है, स्कूल बैग का कम वजन। नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य बच्चों में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के प्रति प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो सकता है ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला है दोस्तों, बाला का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बाला का पूरा नाम बिल्डिंग एज लर्निंग एड है, शिक्षण सहायक के रूप में बिल्डिंग, और यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल होता है और इस अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है और इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने की तकनीकें आदि अधिगम सहायक के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन फोर दोस्तों है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगला दोस्तों, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है कि वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है और इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों हो सकता है, वैकल्पिक ढांचे के रूप में ये विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट दोस्तों है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है। एक अंधविश्वास है, एक मिथक है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, फोर्थ एक रूढ़िबद्ध धारणा है। दोस्तों महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, एक रूढ़िबद्ध धारणा है और महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनने से रोकती है, वे स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर वो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो पहला है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, सेकंड है पूर्व और पश्चिम, थर्ड है पश्चिम और पूर्व और फोर्थ है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। दोस्तों भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, इसका अधिकांश भाग हिम घाटियों से आच्छादित है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। वहीं गोवा पश्चिमी तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे स्थित है और इसकी राजधानी पणजी है और ये यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत में बिहार के सापेक्ष जो है जम्मू कश्मीर और गोवा की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। अगला है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सेकंड है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, थर्ड है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और फोर्थ सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है।
दोस्तों बाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। और उल्लेखनीय है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी बाष्पीकरण होता है। तो यहाँ जो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर दोस्तों हो सकता है वो हमारा हो सकता है ऑप्शन पहला, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला है स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है। ग्राफिक कौशल, सेकंड है दिशात्मक कौशल, थर्ड है चित्रण कौशल, फोर्थ है स्थिति कौशल। दोस्तों स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल कहलाती है। और इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो सकता है वो ऑप्शन थर्ड होता है, चित्रण कौशल। अगला है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी। और इसी के अनुसार विज्ञान तथा समाज विज्ञान के रूप में विषयों को जो है विभाजित किया गया है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो सकता है वो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, एनसीएफ 2000। अगला भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। दोस्तों भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। और उल्लेखनीय है कि यहाँ की तो स्थानांतरित खेती या झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है और इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। सेकंड, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। और फोर्थ है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों नदी बांध में जल विद्युत की उत्पत्ति होती है और वही ये पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है और इससे विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, बांध टिकाऊ और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो पहला है जलवाष्प, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन, फोर्थ ये सभी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये गैसें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान आदि के लिए जो है जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा हो सकता है वो हो सकता है ये सभी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसें जो वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं। और अगला है दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर हैं, साथ ही वे हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रहता है। और भारत का सबसे ठंडा जो रेगिस्तान दोस्तों है वो लद्दाख का क्षेत्र है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। अगला है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो पहला है क्लोरीन, सेकंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ है सल्फर। दोस्तों ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है और ये बेसिली गैस की उत्पत्ति निकट जो है मथुरा की रिफाइनरी से होती है और ये गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय बेसिली गैसों का निर्माण करती है और ये गैस अम्लीय वर्षागृह में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ताजमहल के पीले होने का कारण जिम्मेदार है। अगला है दोस्तों, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और ये गोलकुंडा के किले का निर्माण वाकती राजवंश ने कराया था और इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो सकता है दोस्तों वो दोस्तों हमारा ऑप्शन फोर्थ हो सकता है दोस्तों, काकती वंश। और अगला है दोस्तों,
समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। सेकंड, ये सस्ता और सुलभ है। थर्ड, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उसके पास समय है। फोर्थ, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 4 दोस्तों है, ये वास्तविक पर्यावरण में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो पहला है पाठचर्या से बाहर जाना, सेकंड पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, और अगला है दोस्तों वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं के पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, और फोर्थ है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। दोस्तों, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर और जाना है, और इसका आशय है कि बच्चों को कुछ व्यवहारिक दैनिक जीवन में घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तकों एवं बाहर के माध्यमों से समझाया जाए। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन सेकंड, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो पहला, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सेकंड, परिवार की परिभाषा गलत है। थर्ड, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। फोर्थ, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। दोस्तों, बात करें दिए गए प्रश्न में, तो रमा ने जिस प्रकार कक्षा 3 के छात्रों को ये बताया है कि माता पिता तथा बच्चे एकल परिवार का निर्माण करते हैं और जब दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो ये विस्तारित परिवार कहा जाता है। ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो सकता है वो ऑप्शन हमारा फोर्थ है दोस्तों, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो पहला है श्यामपट्ट का प्रयोग, सेकंड है चित्र पढ़ना, थर्ड है फील्ड भ्रमण, और फोर्थ है ये सभी। दोस्तों, ईवीएस कक्षा में शामिल गतिविधियों में श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, उदाहरण देकर समझाना, सुनना आदि शामिल है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो हो सकता है ये सभी। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों हमारा सही है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत हो, शैक्षिकृत हो, समावेशी हो, ये सभी। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत, एकीकृत तथा समावेशी हो। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा फोर्थ है, ये सभी। और लास्ट में दोस्तों है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो पहला दोस्तों कि पशुपालन आजीविका का मुख्य स्रोत है। सेकंड, यह एक अवैध कार्य है। थर्ड, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। फोर्थ, कि सपेरों को सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।